अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी बात। जिस गीत को आपने अभी सुना उसे उस जमाने के मशहूर गायक ने गाया था। नाम था जीएम दुर्रानी, जिनकी उस समय तूती बोलती थी। इस गीत में कोरस गाकर एक नए नवेले गायक ने हिंदी फिल्म संगीत जगत में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। नाम था मोहम्मद रफी, जो बाद में फिल्म संगीत की दुनिया के प्रमुख गायक बन गए। हाँ, खबर किसी को नहीं। मुकेश और किशोर कुमार ने आरंभ में कुंदन लाल सहगल की स्टाइल को अपनाया और सहगल की शैली में ही फिल्म संगीत की दुनिया में अपना स्थान बनाया, जबकि मोहम्मद रफी ने जीएम दुर्रानी की शैली को अपनाया। दो बिछड़े हुए दिल आपस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ। मोहम्मद रफी की गायकी शुरुआती दौर में जीएम दुर्रानी से ही प्रभावित रही थी। मोहम्मद रफी का युग शुरू होने से पहले जीएम दुर्रानी का भी अपना एक युग था। एक याद किसी की याद रहे। लेकिन गायकी के शिखर पर पहुंचने वाले गायक जीएम दुर्रानी आखिर क्यों और कैसे एक समय गाने गाने को ही नहीं, दाने दाने को मोहताज हो गए। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया बताने जा रही हूँ गुलाम मुस्तफा दुर्रानी के उत्थान और पतन की पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1919 में पेशावर में रूढ़िवादी कट्टरपंथी कबीले के परिवार में पैदा हुए गुलाम मुस्तफा दुर्रानी ने परिवार वालों की सख्ती से खिन्न होकर अपना घर छोड़ दिया था और अपनी किस्मत आजमाने के लिए बंबई पहुंच गए थे। उनकी गायकी का ऐसा अनोखा अंदाज था कि शीघ्र ही उनको फिल्म संगीत की दुनिया में कामयाबी मिली और गायकी के शिखर पर पहुंच गए। बाद के दिनों में गायकी की दुनिया में नाम कमाने वाले मोहम्मद रफी के संघर्ष के दिनों में दुर्रानी साहब ने उनकी बहुत मदद की और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने अपने संगीतकार मित्रों से सिफारिशें करके रफी साहब को काम दिलाया। रफी साहब ने हिंदी फिल्म संगीत में अपने करियर का पहला गाना दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी जीएम दुर्रानी के साथ ही कोरस में गाया था। 1944 में रिलीज हुई फिल्म गांव की गोरी के इस गाने की धुन बनाई थी संगीतकार श्याम सुंदर ने। मोहम्मद रफी का युग शुरू होने से पहले जीएम दुर्रानी का युग था। हालांकि मोहम्मद रफी ने दुर्रानी साहब को अपना गुरु माना था, लेकिन गुरु शिष्य के व्यवहार और स्वभाव में आसमान जमीन का अंतर था। एक तरफ गुरु थे जो जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, उनके मन में गुरूर आता गया और उनका व्यवहार अशिष्ट होता गया। दूसरी तरफ उनके शिष्य थे जो शुरू से ही शांत और नरम स्वभाव के थे और सफलता मिलने के साथ जिनके स्वभाव में और नरमी आती गई। 50 के दशक में जीएम दुर्रानी का रुतबा इतना बड़ा था कि धुन पसंद नहीं आने पर संगीतकार के मुंह पर बोल दिया करते थे, पहले मेरे लायक धुन बनाना सीख लो, तब रिहर्सल पर बुलाया करो। जीएम दुर्रानी फिल्मी दुनिया के हर रंगीनी के शौकीन थे। उस समय उनके पास 3-3 गाड़ियां थीं और उन गाड़ियों में एक गाड़ी पर बकायदा बार बना हुआ था। वो इतने बड़े गायक थे कि रिहर्सल या रिकॉर्डिंग का टाइम कुछ भी क्यों नहीं हो, वो अपने ही टाइम से जाते थे। फिल्म निर्माता और संगीतकार के पास उनका इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उन दिनों उनकी गायकी का कोई मुकाबला नहीं था। फिल्म दीदार में नरगिस और अशोक कुमार पर फिल्माया गया खूबसूरत डुएट नजर फेरो न हमसे हम हैं तुम पर मरने वालों में गीत में शमशाद बेगम के साथ जो मुलायम सी पुरुष आवाज सुनाई पड़ती है, वो जीएम दुर्रानी साहब की आवाज है। नजर फेरो न हमसे हम हैं तुम पर मरने वालों में। अपने उत्थान के जमाने में लोकप्रियता और रुतबे में कोई उनके बराबर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका सितारा डूबने लगा था। फिल्मी गायकी में उनके उतार की अलग अलग दास्तान है। अलग अलग लोग इसके कारण अपने अपने हिसाब से खोजते हैं।
कुछ लोगों का विचार है कि एक गीत की रिकॉर्डिंग के अवसर पर उस समय की उभरती गायिका लता मंगेशकर के साथ कहासुनी हो गई। लता मंगेशकर ने उस घटना का जिक्र अपनी पुस्तक में भी किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उस गायिका से रिकॉर्डिंग के दौरान हुई कहासुनी का बदला अपने प्रभाव में आने वाले संगीतकारों से शिकायत करके लिया और उस गायिका के बढ़ते प्रभाव के कारण जीएम दुर्रानी को काम मिलना कम होता गया। बताया जाता है कि एक बार नौशाद साहब एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस गाने को गा रहे थे जीएम दुर्रानी और साथ में गा रही थी एक नई गायिका लता मंगेशकर। फिल्म थी चांदनी रात और गाना था हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा। हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा, बेवफा से कोई। गाना रोमांटिक था और ऊपर से दुर्रानी साहब रंगीन तबीयत के थे। वो गाना गाते समय रोमांटिक होने लगे। नौशाद साहब ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय रिकॉर्डिंग के लिए 2 माइक का इस्तेमाल होता था, एक गायकों के लिए और दूसरा रिकॉर्डिंग रूम के बाहर सारे साजिंदों के लिए। गायक गायिका एक ही माइक पर खड़े होकर गा रहे थे। अपने हिस्से का गाना खत्म होने के बाद दुर्रानी साहब हंसी मजाक पर उतर आते थे। नौशाद साहब ने जाकर दुर्रानी साहब को समझाया, भाई अपना हिस्सा खत्म होने के बाद नजरें झुकाकर चुपचाप खड़े रहिए, लड़की नई है, वो आपके मजाक से नर्वस हो रही है। लेकिन दुर्रानी साहब के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। रंगीन तबीयत वाले दुर्रानी साहब एक दिन हद से आगे बढ़ गए। जब लता मंगेशकर उनके साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आईं, तब उन्होंने लता मंगेशकर से अपने लखनवी अंदाज में कहा, लता ये क्या तुम रोज सफेद धोतियां लपेट कर चली आती हो, रिकॉर्डिंग में जरा शौक लिबास में आया करो। आपको बता दें कि लता मंगेशकर आरंभ से ही सफेद साड़ी पहनती थीं। लता मंगेशकर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि इस गायक को मेरे गाने से मतलब है या मेरी पोशाक से। इस गाने के संगीतकार भी नौशाद साहब थे। लता जी ने सीधे जाकर नौशाद साहब से कह दिया, मैं इस आदमी के साथ गाने नहीं गाऊंगी। नौशाद साहब ने लता मंगेशकर को समझाया, बेटी अभी तुम नई हो, इन बातों को इग्नोर करो। तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जब स्थापित हो जाओ तब अपने मन की करना। लेकिन लता मंगेशकर अपने साथ हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने नौशाद साहब से पूछा, ये गाना नहीं गाने पर आप मुझे माफ तो कर देंगे ना? तब नौशाद साहब ने कहा, हाँ बेटी तुम अपनी जगह सही हो। इसके बाद नौशाद साहब ने रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। इस वाकये के बाद लता मंगेशकर ने जीएम दुर्रानी के साथ गाना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि जिन संगीतकारों ने लता मंगेशकर और जीएम दुर्रानी को रखकर धुनें तैयार की थीं, उन्होंने जीएम दुर्रानी को हटाकर अन्य गायक को रख लिया। ये संयोग की बात है या इसके पीछे कोई और बात है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इसके बाद से ही जीएम दुर्रानी का पतन शुरू हो गया और वो देखते ही देखते गुमनामी की दुनिया में खो गए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि उनके पतन के लिए उनका व्यवहार तो एक कारण था ही, लेकिन एक और कारण ये भी था कि 50 के दशक के आरंभ में ही मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मुकेश और मन्ना डे जैसे नए प्रतिभाशाली गायकों ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था। इन गायकों के साथ प्रतिस्पर्धा में भी जीएम दुर्रानी टिक नहीं सके। कहा जाता है कि घंटों तक संगीतकारों को इंतजार कराने वाले दुर्रानी साहब 80 के दशक में रेडियो कार्यक्रमों में मिलने वाले छोटे मोटे काम को करने के लिए वक्त से बहुत पहले पहुंच जाया करते थे। अपनी कार में बार लेकर चलने वाले दुर्रानी साहब को रेडियो कार्यक्रमों में काम करने के दौरान कई बार वर्ली नाका के बस स्टैंड पर बीड़ी पीते हुए बस का इंतजार करते हुए देखा गया था। सच्ची कहा गया है कि कामयाबी, शोहरत और पैसे मिलने पर खुद को संभालना मुश्किल काम है और जो कामयाबी पाने के बाद भी विनम्र बने रहे, वो उतनी ही कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे। जब बाजार में जीएम दुर्रानी की मांग खत्म हो गई तो उनका आखिरी वक्त बहुत ही मुश्किलों में गुजरा। उनको घर का खर्च चलाने के लिए घर के फर्नीचर, गहने, घर और कार सब कुछ बेचना पड़ा। जब फिर भी काम नहीं चला तो एक दुकान खोल ली, लेकिन उसमें भी उनको घाटा उठाना पड़ा। बाद में दुर्रानी साहब को गले का कैंसर हो गया और वो 6 साल तक बीमारी से लड़ते रहे। सरकारी नायर अस्पताल में उनका इलाज चलता था। आखिर में 8 सितंबर 1988 को रात 8:30 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। इस वीडियो में दी गई जानकारियों के लिए हम फिल्म लेखक जावेद हमीद के आभारी हैं, जिन्होंने फिल्मों और फिल्मी हस्तियों पर कई पुस्तकें लिखी हैं।
तो दोस्तों, आप जीएम दुर्रानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको उनका गाया कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं श्वेता जया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई और नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।